तो कन्याकुमारी से शुरू हुई ये भारत की सबसे लंबी दूरी की यात्रा आज खत्म होने वाली है। फिलहाल ट्रेन न्यू बंगईगांव जंक्शन पहुंच रही है और यहाँ आपको कुछ बहुत ही स्पेशल देखने को मिलने वाला है। तो ये है रेलवे स्टेशन और अगर मैं नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ आप देखो एक छोटी सी नदी पूर्णिया नदी जो है वो बहती है इस स्टेशन के ऊपर से। है ना कमाल की बात। बारिश कुछ ज़्यादा ही हुई थी जिस कारण से छोटी नदियों में भी पानी कुछ ज़्यादा ही था और ये देखना मज़ेदार होने वाला है कि ब्रह्मपुत्रा में कितना ज़्यादा पानी होगा, जो कि बस कुछ ही देर में आने ही वाली है। तो ये है ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर बना विशाल रोड कम रेल ब्रिज। और कितना ज़्यादा पानी था, हर तरफ जहाँ नज़र जाए बस पानी ही पानी था। ऐसा लगता है जैसे कि बाढ़ आई हो इस इलाके में। तो सुबह करीब 7:52 हो चुके हैं और पहुंच चुके हैं गोपालपारा टाउन। और यहाँ पहुंचने का जो सही समय था वो 5:40 था सुबह का, लेकिन ट्रेन जो है वो यहाँ पे अराउंड 2 घंटे की देरी से पहुंची है। और इसके बाद ना अब जो मेन हॉल्ट है वो गुवाहाटी होने वाला है। और मैं अगर आपको बोलूँ तो मेरी जो यात्रा थी इधर की वो फ़िलहाल तक गुवाहाटी तक की हुई है। गुवाहाटी के बाद जो रूट है ना वो बिल्कुल नया होने वाला है मेरे लिए। गुवाहाटी के बाद मैं कभी भी आगे नहीं गया, तो मज़ा बहुत आने वाला है और बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये पूरा नया रूट होने वाला है मेरे लिए। दोस्तों यूँ तो मैंने कई बार रीलेबल अचीवर्स के बारे में बात की है, लेकिन आज मैं आपको रीलेबल के एक लर्नर से बनाना चाहता हूँ। ये है मोहित मगनानी, जिन्होंने रीलेबल बाई अनअकैडमी का इस्तेमाल करके सिविल इंजीनियरिंग से बिजनेस एनालिटिक्स में अपना डोमेन चेंज किया और अपनी मनचाही जॉब लेंट्रा एआई में पा ली। रीलेबल बाई अनअकैडमी ने मोहित जैसे 1300 से भी अधिक कैंडिडेट्स की हेल्प की है और आप भी यहाँ पे एक आसान सा टेस्ट क्लियर करके अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं सेल्स, एचआर, बिजनेस एनालिटिक्स जैसे 11 डिफरेंट डोमेन्स में। रीलेबल खाली एक टेस्ट हायरिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ पे आपको 11 उन्हीं कैटेगरीज में कोर्सेज मिल जाते हैं जिनकी हेल्प से आप टेस्ट को इजीली क्रैक कर सकते हैं, जैसे कि मोहित ने करा। ही लर्न द स्किल, गिव द टेस्ट एंड गॉट हिज ड्रीम जॉब। और रीलेबल कोर्स ना आपको 14 दिन की सेटिस्फेक्शन गारंटी देता है। मतलब ये कि कोर्स के दौरान अगर आपको लगता है कि आप फिट नहीं हो उस कोर्स के लिए,
आप इस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे हो, तो आप बिल्कुल 14 दिन के अंदर अपना रिफ़ंड जो है, फुल रिफ़ंड जो है वो पा सकते हो। और बिना किसी क्वेश्चन के, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको फुल रिफ़ंड जो है वो मिल जाएगा। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और तो रेलेवल के जो कोर्सेज़ हैं वो फ़ोन पे उपलब्ध है, मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से कहीं से भी इसकी पढ़ाई कर सकते हो। आप कहीं से भी अपना लाइव टेस्ट दे सकते हो, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो अटेंड कर सकते हो, और मोबाइल से ही आप उनकी ऑनलाइन लाइब्रेरी एक्सेस करके सॉल्व क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस भी कर सकते हो। रेलेवल से आज देश की टॉप 800 कंपनीज हायर करती हैं, जैसे कि जियो, एयरटेल, टाटा, क्रेडिट, स्विगी, और मात्र 1 साल के अंदर रेलेवल ने 80 करोड़ वर्थ की जॉब है वो लगवाई है। रेलेवल सबके लिए, चाहे आप फ्रेशर हो, जॉब स्विच करना चाहते हो, या फिर ब्रेक के बाद अपना करियर शुरू करना चाहते हो। ये टेस्ट आप अनलिमिटेड बार दे सकते हो, इसके लिए आपको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ता। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जा करके रेलेवल पे साइन अप करिए और इस प्लेटफॉर्म को चेक करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और चीज़, फाइनली अब हम आसाम में एंटर कर चुके हैं और हमारी मुलाकात डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जाने वाली विवेक एक्सप्रेस से भी होने वाली थी। तो बहुत देर से ट्रेन जो है वो रुकी हुई थी और फाइनली अब ट्रेन चल पड़ी है। और फिलहाल ये एक खूबसूरत सी लेक है जिसको भी हम जिसके किनारे चल रहे हैं, बिल्कुल पैदल चल रहे हैं। और कुछ देर बाद ना इसी लेक के ठीक ऊपर से हम जाने वाले हैं। और जैसे ही ये लेक क्रॉस होगी, जो कामाख्या स्टेशन है वो भी आ जाएगा। हालांकि वहाँ पे ट्रेन रुकेगी नहीं, हम उसको स्किप करने वाले हैं। और कामाख्या के बाद फाइनली गुवाहाटी जो है वो आ जाएगा। तो ट्रेन बहुत लेट हो चुकी है, 8:20 का टाइम था और 9:30 का वक्त हो चुका है अभी। तो देखते हैं अभी और कितना देरी से ट्रेन पहुंचती है गुवाहाटी। कितनी बड़ी लेक है ये, बहुत दूर तक फैली हुई है। और जल्दी ही ट्रेन कामाख्या पहुंचने वाली थी, पर यहाँ हमारा हॉल्ट नहीं होने वाला था। और सामने की तरफ कामाख्या आनंद विहार के रेक्स जो है वो खड़े हैं। हम लोग भी उतरेगा, ये लोग भी उतरेगा। रुके गाड़ी है क्या तो स्टेशन हाई नहीं, रोक भी सकता है। हाँ, हम लोग तो रनिंग में उतर लेगा। बता आप थोड़ा इधर आइए, हम लोग रनिंग में उतर। और ये लोग चलती ट्रेन से उतरने वाले थे। अच्छा हुआ ट्रेन रुक गई। हम तो रनिंग में उतर लेगा, गाड़ी रुकेगा ये सभी ना। चलो हो गया। हाँ, लाइन नहीं दिया ना, लाइन नहीं दिया ना, लाइन दिया ना ना। वैसे कामाख्या स्टेशन पे हमारी ट्रेन में कोई हॉल्ट नहीं था, लेकिन ट्रेन यहाँ पे रुकी है। और जो लोग नहीं जानते होंगे तो कामाख्या जो है वो प्रसिद्ध है अपने मंदिर के लिए, और कामाख्या देवी के दर्शन के लिए लोग इंडिया के कोने कोने से आते हैं। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन, और ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है ना वो निकल जाती है रंगिया जंक्शन की तरफ, और एक लाइन जिधर से अभी हम आ रहे हैं, और एक लाइन सामने निकल जाएगी गुवाहाटी की तरफ। गुवाहाटी जो है वो यहाँ सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है। तो जो लोग कामाख्या देवी आते हैं दर्शन करने के लिए, वो अगर उनकी ट्रेन कामाख्या नहीं रुकती तो वो गुवाहाटी भी उतरते हैं। तो गुवाहाटी से बहुत ही पास है कामाख्या। और कामाख्या स्टेशन से सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ आते हो तो नीचे उतरते ही आपको ऑटो की फैसिलिटी जो है वो मिल जाती है। तो आप यहाँ से मंदिर जहाँ भी आपको जाना है वो जा सकते हो। इवन टैक्सीज जो है ना वही मुझे दिख रही है यहाँ पे, लोकल टैक्सी। ऑटो स्टैंड बिल्कुल पास में है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। संख्या 5655 कामाख्या कटरा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है। और कामाख्या से निकलते ही ट्रेन जल्दी ही गुवाहाटी रेलवे स्टेशन भी पहुंच जाती है।
सरायघाट एक्सप्रेस हावड़ा गुवाहाटी। तो फाइनली पहुंच चुके हैं गुवाहाटी और ये हमारी जर्नी का 48 हॉल्ट है। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमने करीब 3600 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो पूरा कर लिया है। वैसे यहाँ पहुँचने का सही समय था सुबह के 8:55, लेकिन ट्रेन 2 घंटे लेट यहाँ पहुँची है और फ़िलहाल वक्त हो रहा है करीब 10:50। तो काफ़ी लेट हो गया यहाँ पहुँचते पहुँचते। लेकिन अब यहाँ से एक्साइटमेंट जो है वो डबल होने वाली है, क्योंकि गुवाहाटी को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। यहाँ से जो मेन नॉर्थ ईस्ट है वो शुरू हो जाता है और मैं भी पहली बार इसके बाद का जो रूट है वो एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो मेरे लिए एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा होने वाली है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं शेयर कर दूँ कि जो पेंट्री सर्विस होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपको गुवाहाटी तक मिलने वाली है। इसके बाद से ट्रेन में कोई पेंट्री सर्विस जो है वो नहीं होने वाली। तो ये सारा ब्रेकफास्ट हमने गुवाहाटी से मंगवाया था। ये हैं आलू के पराठे जो बिल्कुल तले हुए हैं। ऐसे पराठे हमारे नहीं मिलते, ये बिल्कुल तले हुए हैं। इसके साथ सब्ज़ी जो है वो दी गई है। हमने कुछ साउथ इंडियन मंगाया, डोसा मंगाया। और इस रूट पे आपको साउथ इंडियन जो है वो मिल सकता है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती। ये जो पराठे हैं ना बिल्कुल तले हुए हैं। हमारे नॉर्थ में से मिलते हैं वैसे बिल्कुल नहीं है। हालांकि हमारे नॉर्थ में भी कभी कभी ऐसे पराठे जो है वो तल दिए जाते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही तले हुए हैं। और ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा कि कहीं भी इलेक्ट्रिक पोल्स नहीं दिख रहे थे। पर कुछ दूर चलने के बाद वापस से पोल्स दिखना शुरू हो गए। और अभी होजी रेलवे स्टेशन में अपना अराइवल हो रहा है। तो गुवाहाटी से निकलने के बाद लगा कि थोड़े पहाड़ वहाड़ देखने को मिलेंगे, पर रूट बिल्कुल प्लेन है। कुछ पहाड़ आपको देखने को नहीं मिलते। हालांकि दूर दराज पे आपको पहाड़ दिख जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही सीनिक रूट होने वाला है, ऐसा कुछ होता नहीं है। बिल्कुल ब्रह्मपुत्रा और उसकी ट्रिब्यूटरी का एकदम फ्लैट लैंड है ये। यहाँ बहुत सारे बस खेती की ज़मीनें हैं और वही सब मुझे देखने को मिली इस पूरे थ्रू रूट अभी तक। अब देखते हैं कि लमडिंग के बाद से रूट जो है वो कैसा होता है। थोड़ी सीनिक ब्यूटी देखने को मिलती है या फिर ऐसा ही फ्लैट लैंड जो है वही देखने को मिलता है। बाकी बात करें होजोई को, तो उसको आसाम का राइस बाउल कहा जाता है। मतलब यहाँ पे जो राइस की खेती है बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। आपने देखा कि कितने सारे आपको राइस के जो खेत थे ना वो देखने को मिले। चलिए अपना डिपार्चर जो है वो भी हो चुका है यहाँ से। फिलहाल तो आसमान बिल्कुल साफ़ है और बारिश के जो आसार है वो बहुत ही थोड़ा बहुत है। और ट्रेन में पेंट्री सेवा भले ही बंद हो गई हो, पर लोकल वेंडर्स यहाँ सब कुछ बेचने आते हैं। मलाई वाला दिए, एक मलाई वाला, एक पानी वाला। दो मलाई वाला, दो मलाई। तो बाहर हो गया। और ये कोई पैसेंजर ट्रेन लग रही है मुझे। और फाइनली लमडिंग रेलवे स्टेशन बस पहुंच रहे हैं और कितना खुला और खूबसूरत लग रहा है रेलवे स्टेशन। पर यहाँ आते आते धूप बहुत तेज़ हो गई है और जैसा सोचा था ना ठीक उसका उल्टा ही हो रहा है। यहाँ पे गर्मी बहुत है यहाँ।
तो फाइनली 3700 किलोमीटर की जर्नी पूरी करके पहुंच चुके हैं लमडिंग रेलवे स्टेशन। और अभी तक तो बहुत ही सीनिक ब्यूटी जो है वो देखने को नहीं मिली, लेकिन ये स्टेशन जो है ना मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा, काफ़ी अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ बिल्कुल पोल्स नहीं देखने को मिले, पर अच्छी बात होती अगर हल्की बरसात मिल जाती तो वाकई में ये रूट और भी खूबसूरत लगता। बात करें लमडिंग की तो उसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक खूबसूरत लाइन जो है ना बदरपुर तरफ निकल जाती है वाया न्यू हॉफलॉन्ग होते हुए, और वो रूट जो है वाकई में जन्नत है। कभी उस रूट पर सफ़र करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आज इस रूट पर सफ़र कर रहे हैं। इसके बाद से दीमापुर आएगा और फिर दीमापुर के बाद पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन यानी कि डिब्रूगढ़। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि पूरा नॉर्थ ईस्ट में पहले मीटर गेज का साम्राज्य था, और आज भी आपको यहाँ पे पुराने मीटर गेज के अवशेष देखने को मिल जाते हैं। वाओ, कितना ज़्यादा अच्छा लगता है ना जब पोल्स ना दिखे आपको। तो लमडिंग से निकलने के बाद खेतों के साथ साथ अब घने जंगल भी दिखने लगे थे, जिससे अब थोड़ी ठंडी हवाएं चल रही थी। यार सच बात तो ये है ना कि NFR जो अभी जहाँ हम जा रहे हैं डिब्रूगढ़, उस रूट पे उतना कुछ है नहीं दिखाने को। मतलब देखो तो सिर्फ प्लेन लैंड ही आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे बहुत आपको फोल्ड्स नहीं देखने को मिलेंगे, माउंटेन्स नहीं देखने को मिलेंगे, सिर्फ प्लेन लैंड देखने को मिलेंगे। और इसीलिए बार बार बाहर जाने का मन भी नहीं हो रहा। बस अब कुछ ही देर पहुँचने वाले हैं दीमापुर। हाँ, ये एक स्पेशल चीज़ होने वाली है कि बहुत देर से हम लोग आसाम में चल रहे थे और अब नागालैंड में एंटर होने वाले हैं। कहाँ कन्याकुमारी से निकले, तमिलनाडु से निकले, इतने सारे स्टेट्स को क्रॉस करके और फाइनली नागालैंड में पहुँचेंगे और फिर वापस से हम आसाम में एंटर हो जाएंगे। चलिए दीमापुर पहुँचने वाले हैं, उसका अराइवल जो है वो लेते हैं और देखते हैं दीमापुर स्टेशन जो है वो कैसा है। लेकिन इस रूट पे आपको बहुत ज़्यादा पहाड़ नहीं देखने को मिलते। कुछ देर के लिए ही हिमालय की चोटियाँ दिखनी शुरू हुई थी, पर बस कुछ देर के लिए था वो। और लीजिए, नागालैंड में हम एंटर कर चुके हैं और दीमापुर रेलवे स्टेशन में अपना अराइवल हो रहा है। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो अगर आप प्लेटफॉर्म को देखो तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये मीटर गेज के प्लेटफॉर्म है। और कहीं ना कहीं ये चीज़ बताते हैं कि एक ज़माने में ये कितना बड़ा मीटर गेज का जाल जो है फैला हुआ था नॉर्थ ईस्ट में। और यहाँ किसी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, जिसको स्ट्रेचर पे ले जाया जा रहा है। और ये कोई पैसेंजर ट्रेन भी आ गई। तो बात करें दीमापुर की, तो दीमापुर आता है नागालैंड में और धानासिरी नदी के किनारे बसा ये खूबसूरत शहर वाकई में बहुत ही ऐतिहासिक है। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमने करीब 3800 किलोमीटर की जर्नी जो है वो पूरी कर ली है। और अभी भी यहाँ से डिब्रूगढ़ पहुँचने में हमें करीब 5.5 घंटे का वक्त जो है वो लगने वाला है। और दीमापुर आते आते ऑलमोस्ट सभी लोगों ने डीबोर्ड कर दिया है। सिर्फ इक्का दुक्का लोग ही बचे होंगे जो एंड टू एंड जा रहे हैं, बाकी ऑलमोस्ट सभी पैसेंजर्स ने डीबोर्ड कर दिया ट्रेन को। यूट्यूब है, यूट्यूब क्या नाम है? बाबू मोशाय। और ये सामने खड़ी है अवध आसाम एक्सप्रेस। दीमापुर से निकलने के बाद बस कुछ ही देर बाद
फरकटिंग जंक्शन पहुंच जाते हैं, पर यहाँ आते आते माइक में कुछ दिक्कत हो जाती है, इसलिए यहाँ की ऑडियो ठीक से रिकॉर्ड नहीं होती है। तो शाम के करीब 5 बज चुके हैं और पहुंच चुके हैं फरकटिंग जंक्शन। और उसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है जोरहट की तरफ। और एक और चीज़ है यार कि यहाँ पे शाम बहुत जल्दी ढल जाती है, बिल्कुल 5 बजे का वक्त, तो ऐसा लग रहा है कि शाम के 6:30 हो गए हैं। चलिए, यहाँ से हमें डिपार्चर का टाइम भी हो चुका है, यहाँ से निकलते हैं और सीधा आपसे मिलते हैं मरियानी। और फरकटिंग को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से जोरहट की तरफ जाने वाली लाइन अलग हो जाती है। और यहाँ से निकलते ही खूबसूरत चाय के बागान दिखना शुरू हो जाते हैं और अब शाम भी ढलने वाली है। तो चलिए, इन्हीं टी गार्डन्स के बीच अपना एक और हॉल्ट जो है वो आ चुका है। मोरियानी जो है बस पहुंचने ही वाले हम। बाहर चलते हैं और अराइवल लेते हैं, क्योंकि बाहर का लैंडस्केप जो है ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। चारों तरफ चाय के बागान, वैसे चाय के बागान तो बहुत मैंने आपको दिखा दिए। भैया आप कहाँ उतर रहे हो? एंड तक डिब्रूगढ़? बहुत लोग तो डिब्रूगढ़ में उतरने वाले हैं, बाकी कुछ लोग जो हमारे साथ में सफ़र पे बने हुए थे वो अब यहीं पे जर्नी को एंड करने वाले हैं। चलो भाई, बाय, टेक केयर है यार। चाय के बागान बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं शाम के वक्त में, और इस पूरे रूट में आपको चाय के बागान जो है वो देखने को मिलेंगे। दीमापुर से जब आप इधर आते हो ना मोरियानी की तरफ, तो ये पूरे चाय के बागान आपको देखने को मिल जाते हैं। और अपना अराइवल जो है वो मोरियानी जंक्शन पे हो रहा है अभी। तो जैसे जैसे अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं हम ना, वैसे वैसे लोग जो है वो ट्रेन को डिबोर्ड कर रहे हैं अब, और ऑलमोस्ट ट्रेन जो है वो खाली हो चुकी है। अच्छा, बात करें मरियानी की, इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है जोरहट की तरफ। बिल्कुल जोरहट की तरफ ही लाइन यहाँ से निकलती है, इसलिए इसको जंक्शन बोलते हैं। और एक और चीज़ है कि नागालैंड से वापस हम आसाम में एंटर कर चुके हैं। क्या क्या लेके आए भाई? बड़ा, हाँ, डोसा बड़ा, ये अपना डिनर होने वाला है क्या? बढ़िया यार। तो ये लोग कुछ खाने के लिए सामान जो है वो लेकर के आए। अपना डिनर जो है इसमें क्या है भाई? बिरयानी और एक डोसा बस। वाह। अच्छा, तो यहीं से भाई लोगों ने इतना सारा साउथ इंडियन आइटम खरीदा था। और साउथ इंडिया से आने के बाद यहाँ हमें बहुत ही अच्छा डोसा और वड़ा मिला। तो फिलहाल अभी सिर्फ 6:17 हुए हैं और बाहर बिल्कुल गुप अंधेरा जो है वो हो चुका है। और हमारे पैसेंजर जो थे, को पैसेंजर, वो लोग सो भी चुके हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में कुछ इतनी जल्दी रात जो है वो ढल जाती है। और मरियानी के बाद मैं कुछ देर के लिए सो गया था, और जब उठा तो ट्रेन न्यू तिनसुकिया जंक्शन पहुंचने वाली थी। तो 4111 किलोमीटर की जर्नी जो है वो पूरी हो चुकी है। बस चंद 40 किलोमीटर की जर्नी बची हुई है, और वो जर्नी पूरी होते हुए भी
हमारी जर्नी जो है वो सफल हो जाएगी, इंडिया की लॉन्गेस्ट जर्नी जो है वो सफल हो जाएगी हमारी। चलिए बात करें न्यू तिनसुकिया जंक्शन की। तो उसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जिधर से हम आ रहे हैं, एक लाइन निकल जाती है डिब्रूगढ़ की तरफ और एक लाइन निकल जाती है लीडो की तरफ। तो बस कुछ चंद लम्हे बचे हैं भाई अपनी जर्नी ख़त्म होने के। क्या कहना चाहोगे, कैसा फील हो रहा है? सफ़र यार बहुत अच्छा रहा, मतलब यादगार रहा। वैसे हम तो रेल में लगातार ट्रैवल करते रहते तो इतना फील नहीं हुआ कि भाई लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन में लगातार ट्रेन में रहते हैं, पर हाँ मज़ा बहुत आया, बहुत यादें साथ में लेके जा रहे हैं सफ़र में। एक नया घर है जो अब छूटने वाला है। 3 दिन इस घर में बिताए हैं तो थोड़ी बहुत तो यादें हैं इसके साथ जुड़ी, लेकिन हाँ अब कई नया घर ढूंढेंगे जहाँ पे 3-4 दिन और बिताने हैं। सही में जब 3 से 4 दिन आप किसी ट्रेन में बिताते हो तो वो आपका एक घर ही बन जाता है, और जब भी इससे आप दूर होते हो, उस घर से अलग होते हो ना, तो ठीक है एक खुशी होती है कि जर्नी पूरी हो रही है, और एट द सेम टाइम थोड़ा दुख भी होता है कि 4 दिनों बाद आखिरकार इस घर से अब निकल रहे हैं। ठीक है, अपना ये एक तरह से पूरा केबिन ही बन गया था, अपना पूरा घर बन गया था। यहाँ इतने पैसेंजर्स आए गए, सबसे मिले हम, और हम ही हैं जो लास्ट तक टिके हुए हैं अभी। चलिए डिब्रूगढ़ का अराइवल जो है बस होने ही वाला है, पहुँचने ही वाले हैं, और ये एक हिस्टोरिक जर्नी जो है, नॉस्टैल्जिक जर्नी जो है बस ख़त्म होने वाली है। हल्की हल्की बारिशों के बीच जो दी तोरे डाकशु ने क्यों ना সে তবে একলা চলো রে, একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। ये एहसास शायद मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। इतनी खुशी और इतना ज़्यादा प्राइड, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि फाइनली कन्याकुमारी से शुरू हुई जर्नी जो है वो यहाँ पे अब फाइनली ख़त्म हो रही है।